साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को जिस प्रकार से इंतज़ार था बहुत दिनों से, वो घड़ी आ चुकी है। इस निःशुल्क बैच का आगाज़ आज से होने जा रहा है इस पावन पर्व पर। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी का पर्व इस बात का संकेत है कि जिस काम को हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें निश्चित प्रकार से यदि मनोयोग से, पूर्ण मेहनत से और अपने मानसिक संतुलन के साथ और हमें दृढ़ निश्चय होकर यदि तैयारी करें तो उसमें विजय निश्चित रूप से मिलेगी। इससे शुभ संकेत हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से बने रहें, आपको हमेशा क्लासें मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदी भाषा व व्याकरण, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। वैसे हमारे टॉपिक क्या है? सबसे पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार हमारा पहला टॉपिक है। उससे पहले हमें एक बेस हमें तैयार होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी को, भाई बहनों को, दोस्तों को एक राय देना चाहूँगा। आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें, ये कक्षा सभी भर्तियों के लिए उपयोगी है। हिंदी व्याकरण यदि आपके किसी भी सिलेबस में है तो आप आराम से बने रहें और क्रम से देखते जाएं, ठीक है। न तो ज़्यादा बड़ी वीडियो मिलेंगे, यही 15-20 मिनट 25 मिनट का वीडियो मिलने वाला है। उसके बाद अपने बुक में से उदाहरण देखिए, प्रश्न देखिए, आराम से समझ में आएगा। एक एक टॉपिक आराम से क्लियर होगा। जो टॉपिक आज तक समझ में नहीं आया है आराम से क्लियर होगा। यदि आपके संस्कृत सिलेबस में है तो आप यूट्यूब पर सर्च करा सकते हैं, संस्कृत बाय राम सर। संस्कृत बाय राम सर सर्च करा के देखिए, वो भी एकदम सरल भाषा में बताई हुई है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अपनी कलम अपने नाम से टेलीग्राम है। जो भी पीडीएफ होगी नोट्स की आदि की वो मैं वहाँ पे उपलब्ध करा दूंगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए केवल सिलेबस पे डिपेंड न रहें। बहुत से बंदे आपको ये कहेंगे कि जो सिलेबस में केवल दिया हुआ है उतना ही पढ़े। जैसे हमारे सेकंड ग्रेड की बात करें तो यहाँ सिलेबस में क्या दिया हुआ है? वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वर व्यंजन का वर्गीकरण किसके आधार पर है? उच्चारण स्थान और आपके प्रयत्न के आधार पर है। दो है, लेकिन हमें इससे पहले वो देखने से पहले सीधे हम यदि या तो बात करें सीधे वहीं से कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद और प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वो याद रहने की गारंटी नहीं है। इससे पहले हमारा बेस तैयार होना चाहिए। हम आज शुरू करने जा रहे हैं हिंदी भाषा। तो भाषा कहाँ से आई, किस प्रकार से पद उसका चरण रहा, उसका विकास क्रम क्या है और उसके क्या रूप हैं, कितने प्रकार हैं, कितनी इकाइयाँ, वहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। यदि ये बेस आपने तैयार कर लिया तो आपके शिक्षण वीडियो में आपकी जो भी आप तैयारी करें, जिस भी की भर्ती रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, हर प्रकार से आपके बेस तैयार हो तो वो हर जगह काम आता है। इसलिए बने रहें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो उतना ही रहेगा 15-20 मिनट का। बने रहें, एक टॉपिक में आराम से क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण। बात शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को, पहला वीडियो है, जितना शेयर कर सकते हैं कर देना, क्योंकि आपका इंतजार आज खत्म हो चुका है। जितना शेयर करते हैं उतना कर देना। जितने बंदे यहाँ पर जोड़ सकते हैं जोड़ देना। जितनी देखने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, पढ़ाने में मज़ा और ज़्यादा आने वाला है। और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सभी प्रकार की सूचनाएं, वीडियो, ऑनलाइन क्लासें आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। उसके बाद व्याकरण आदि हमारी पूरी हो जाएगी, हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे। तो निश्चित रूप से बने रहे। शेयर करना न भूलें, दोबारा बता रहा हूँ। हिंदी भाषा में व्याकरण। देखिए, हिंदी भाषा, सबसे पहले भाषा की बात करें हम। भाषा बना है भाष धातु से। किससे बना है? संस्कृत की भाष। जिस प्रकार से हिंदी में हमारी क्रिया होती है, क्रिया मतलब जो भी हम काम करते हैं, किसी काम का करना या होना, तो वो क्या है? क्रिया है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो भी है वो क्या है? क्रिया। उसी प्रकार संस्कृत में होती है धातुएं। तो धातुएं संस्कृत की है एक भाष धातु है। क्या धातु है? भाष धातु। इसका मतलब क्या होता है? व्यक्त करना या प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। तो देखिए, अब भाषा का मतलब क्या हो गया कि मनुष्य के द्वारा, हम मनुष्य आपस में, हमारे मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उनका आदान प्रदान करने के लिए, अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक दूसरे के जो जिस माध्यम का हम सहारा लेते हैं, या तो हम किसी को लिख कर अपनी बात कहते हैं, मन की बात, या अपने विचार कहते हैं, या किसी को बोल के अपने विचार प्रकट करते हैं, संकेतों के माध्यम से विचार प्रकट करते हैं, लिखते हैं। तो जो भी माध्यम हो, जो माध्यम का प्रकार है वही क्या है? भाषा। जो माध्यम होता है उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा। तो विचारों को प्रकट करने के लिए या आदान प्रदान विनिमय के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, वही क्या है? भाषा है। तो दोस्तों, हम भाषा के जो रूप, अंग, इकाइयाँ, उसकी बात आराम से करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, चरम, उसका क्रम क्या है, उसका चरण क्या है, वो बात आराम से पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें जानना जरूरी भी है। तो इसलिए ये बात भी हम आराम से करेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार, इनको भी देखेंगे किस प्रकार से किसके अंग हैं। लेकिन उद्भव देखें तो हमारी प्राचीन सबसे भाषा कौन सी है? संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? संस्कृत।
सभी भाषाएं संस्कृत से निकली है। इसका समय देखिए तो संस्कृत के दो उस समय भेद रूप मानते हैं। तो देखिए एक तो था वैदिक, कौन सा था, वैदिक, और एक लौकिक, वैदिक और लौकिक। पहली बात करें अभी, पहला चरण है संस्कृत का, किस प्रकार से भाषाएं निकली है संस्कृत से। देखिए 2 मिनट का समय लगेगा। वैदिक का समय जो था वो आपके था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, क्या था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और लौकिक का था आपके 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व आपको पता है उल्टी चलती है। तो ये हम अभी केवल ये एक चरण हुआ है, ठीक है। वैदिक कौन सी है, जो हमारे वेद पुराण उपनिषद है वो किस में आते हैं, वैदिक में। और लौकिक जो रामायण महाभारत है वो किस में आते हैं, लौकिक में। तो ये तो समय पहला चरण का था संस्कृत का। संस्कृत से निकली है पाली, 2 नंबर कौन सी आई है, पाली। पाली का समय 500 ईसा पूर्व के बाद में क्या आएगा, 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी सन तक, पहली ईस्वी सन तक आपकी कौन सी है, पाली प्राकृत, ये पाली भाषा है। पाली के अंदर जितने भी बौद्ध धर्म के दर्शन हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, किस भाषा में हैं, पाली भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। ये 2 नंबर हो गई। उसके बाद में 3 नंबर आ गई आपकी प्राकृत, कौन सी आ गई, प्राकृत भाषा। प्राकृत का समय यदि हम देखें तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपकी पहली ईस्वी सन से, पहली ईस्वी सन से आपकी 500 ईस्वी सन तक, ठीक है। ये हो गया आपके प्राकृत का समय। तो प्राकृत में जैन धर्म के जो भी ग्रंथ लिखे हुए हैं लगभग वो किस भाषा में हैं, प्राकृत भाषा के अंतर्गत लिखे हुए हैं। ये 3 चरण। अगला चौथे चरण की बात करते हैं। इसके बाद में प्राकृत के बाद में कौन आती है, अपभ्रंश, कौन सी आती है, अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश की अनेक शाखाएं, जो सौर श्रेणी है, महाराष्ट्रीय है, मागधी है। इनमें से जो सौर श्रेणी है, कौन सी शाखा, सौर श्रेणी जो शाखा है, इस सौर श्रेणी के अंतर्गत आती है आपके दोस्तों गुजराती, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। इस प्रकार की जो भाषाएं हैं वो इस सौर श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो अपभ्रंश की जो शाखा थी सौर श्रेणी, इससे हमारी हिंदी भाषा का विकास इससे निकली है। कौन सी भाषा, हिंदी। तो कितने नंबर हो गए, हिंदी 5 नंबर कौन सी है, हिंदी। तो ये बात कहाँ की हो गई, हिंदी कहाँ से किस प्रकार से निकली है, वो एक चरण है, आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हिंदी जो है, अब हिंदी की वापिस हम हिंदी को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन हिंदी, ये आपके काम आएगा आगे भाषावाद, सेकेंड ग्रेड के अंदर भाषा एक टॉपिक है, ठीक है, वहाँ से भी आपके ये सवाल बन सकता है। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब देखिए प्राचीन जो हिंदी है इसका समय हम देखें, अपभ्रंश का समय दोस्तों था आपके 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी सन तक, ठीक है। ये आपके अपभ्रंश का समय था। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं। प्राचीन का समय जो रहा वो था आपके 1100 से 1400 ईस्वी तक, 1100 से 1400 ईस्वी तक ये प्राचीन का समय। मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 मध्यकालीन हिंदी, ठीक है। और आधुनिक हिंदी की बात करें तो 1850 से लेकर वर्तमान तक जो हमारी हिंदी काम में ली जा रही है वो आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये केवल हमने बात की है एक चरण किस प्रकार से हिंदी भाषा निकली है, बाकी बातें हम आराम से करने वाले हैं। देखिए बने रहिए। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं। यदि आपको कोई विशेष बात लिखनी है, ये चरण लिखने हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को बीच में से रोकिए और आराम से लिख लीजिए। अब देखिए भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों भाषा के प्रकार हैं आपके मुख्य 2। कितने प्रकार हैं, 2। भाषा की बात करें तो उसके प्रकार कितने हो गए, 2 हो गए। एक तो हो गया मौखिक और एक लिखित। मुख्य कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक कौन सा होता है और लिखित कौन सा होता है। यदि परीक्षा में इस प्रकार से पूछे कि भाषा के कुल भेद कितने होते हैं, कुल प्रकार कितने होते हैं, तो दोस्तों आपको करने हैं। यदि ऑप्शन में 3 आए और कुल दिया हुआ हो तो आपको करने हैं 3। और इस प्रकार से पूछे कि भाषा के मुख्य रूप कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। ये हमारी RBSC की 12वीं किताब में ये बात लिखी हुई है। तो निश्चित रहिए जो बात होगी ऑथेंटिक है। मौखिक किसे कहते हैं, जो हम अपने भाव, अपने मन के विचार
मुख से मतलब बोलकर किसी को प्रकट करते हैं तो हम अपने भाव जो प्रकट करते हैं वो क्या हो गया, बोलकर। प्रकट किस प्रकार से करते हैं, बोलकर करते हैं। और अगला ग्रहण करेगा वो क्या करेगा, सुनकर करेगा, तो ये हो गया मौखिक प्रकार। लिखित प्रकार कौन सा हो गया कि यदि हम अपने मन के भावों को, विचारों को किसी तक पहुंचाते हैं तो प्रकट किस प्रकार से करते हैं, लिख कर। किस प्रकार से करते हैं, लिख कर। और उसको ग्रहण कैसे करेगा, पढ़कर। किस प्रकार से करेगा, पढ़कर। तो देखिए मौखिक जब अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक रूप हो गया, और ग्रहण करने वाला क्या हो गया, वो सुनकर ग्रहण कर लेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप ग्रहण कर रहे हो सुनकर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको देखकर या पढ़कर उसको क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। तो कौन सा रूप हो गया, लिखित प्रकार हो गया। एक तीसरा अन्य प्रकार की बात करें तो एक चलता है सांकेतिक भाषा। कौन सा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब हम अपने विचारों को, भावों को किसी के संकेत के द्वारा समझाते हैं। जैसे मैं कहूँ मतलब ऐसा काम आपको नहीं करना है, मैं कहूँ मतलब आपको चुप रहना है। जब मैं संकेत कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं तो क्या हो गया, सांकेतिक भाषा का रूप हो गया। इसमें संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। तो प्रकार पूछे तो आपको 2 करने हैं, कुल पूछे और ऑप्शन में 3 हो तो आपको 3 करने हैं। कुल पूछे तो इस प्रकार से पूछे कि कितने वेद हैं तो आपको 2 कर देने हैं। ये बात होगी इसके प्रकारों की। बात करते हैं दोस्तों व्याकरण की, करेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो भी करेंगे, निश्चित बने रहिए। लेकिन आपके ये तैयार होना, एक समझ तैयार होना जरूरी है, क्योंकि आपके आगे भी शिक्षण विधि की बात हो चाहे जो भी हो वहाँ आराम से तैयार होगा और आपके आराम से समझ में भी आएगी। एक बात और देख लेते हैं, भाषा का विकास क्रम। आपकी शिक्षण कौशल जो है उस प्रकार से एक सवाल बनता है, भाषा का विकास क्रम, या भाषा की बात आ रही है तो 2 मिनट लगेंगे, देख लेते हैं। भाषा का विकास क्रम यदि बात करें तो सबसे पहले हम जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, सुनने की उसकी क्रिया होती है। सबसे पहले वो क्या सीखता है, सुनना सीखता है। क्या करता है, सुनना सीखता है। उसके बाद वो क्या करता है, बोलना सीखता है। दूसरा क्रम क्या है विकास क्रम का, सुनना, बोलना, और वो फिर क्या है, पढ़ना सीख जाता है। बोलने के बाद में पढ़ना, और लास्ट में क्या करता है, लिखना भी सीख जाता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भाषा का एक अच्छा जो आपका विकास क्रम ये है। प्रश्न आता है हर बार हर परीक्षा में, भाषा का विकास क्रम क्या है, तो ये आपके विकास क्रम याद रखना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक बात करें तो आपकी इसका याद करने का तरीका है सुबोपल्ली। क्या है, सुबोपल्ली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। संस्कृत में बात करें तो सर्वपल्ली, श्रवण, वदन, पठन, लेखन, तो सर्वपल्ली। आपके इंग्लिश की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपके LSRW लिसनिंग, S का हो जाएगा आपके स्पीक, R का हो जाएगा रीडिंग, और W का हो जाएगा राइटिंग, लिखना। इस प्रकार से LSRW इंग्लिश में हो जाएगा। तो ये आपको पूछे भाषा का सही विकास क्रम क्या है, तो ये भाषा का विकास क्रम इस प्रकार से होता है। लेकिन मारिया मोंटेसरी, आप सभी को पता है, सवाल आया था रीट के अंदर, मारिया मोंटेसरी, ठीक है, मारिया मोंटेसरी। तो उन्होंने जो भाषा का विकास क्रम दिया है वो दिया है दोस्तों, और तो सही है। देखिए सुनना है पहला क्रम, फिर बोलना है, लेकिन सुनना बोलना यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या कर दिया, यहाँ पे पहले क्या कर दिया, लिखना। क्या कर दिया, लिखना और पढ़ना। इस प्रकार से उसने ये 2 लास्ट वाले हैं उनको चेंज कर दिया, और ये सवाल इस प्रकार से क्रम बन जाता है। किसके अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार। तो इस प्रकार से भाषा का विकास क्रम। अब बात करते हैं भाषा के जो इकाइयाँ हैं, भाषा की इकाइयाँ, जहाँ से हमारे अब सिलेबस स्टार्ट होने की बात शुरू हो जाती है। भाषा की इकाइयों की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि क्या होती है। ध्वनि इकाइयाँ होती है, देखिए ये वर्ण, फिर होती है शब्द, फिर होता है पद, फिर होता है वाक्य, ठीक है। इस प्रकार से ये भाषा की इकाइयाँ हैं। ध्वनि क्या है, तो भाषा की ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसको हम केवल स्वतंत्र उच्चारण करते हैं, जो हमारे मुख से स्वतंत्र रूप से निकलती है बाहर और उसका उच्चारण केवल किया जाता है, वो ध्वनि। हम जो भी वर्ण बोलते हैं, बोलने का जो उच्चारित रूप है वही क्या है, ध्वनि है। क्लियर है, बोलने का उच्चारित रूप जो है वो क्या है, ध्वनि है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी और भेद नहीं की जा सकती वो क्या कहलाता है, वर्ण। लिखित रूप क्या हो गया, वर्ण हो गया, और उच्चारित रूप क्या हो गया, ध्वनि हो गया। शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है, वर्णों का सार्थक समूह है। जैसे ये वर्ण है, कै, मैल है, तो सार्थक समूह क्या हो गया, कमल हो गया। पद,
अब पद क्या होते हैं, शब्द और पद के जो भेद की बात आ जाती है वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन देखिए मैं एक आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। पद की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, कृष्ण ने राधा से कहा, तो देखिए वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनका जो व्यवहारिक रूप होता है और विभक्ति के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, पद। विभक्ति के रूप में कैसे, जैसे कृष्ण ने, ये एक पद है, राधा से विभक्तियाँ लगी हुई है, ये एक पद है, कहा ये एक पद है, 3 पद हो गए। तो जहाँ पर विभक्ति के साथ में जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, पद कहलाते हैं। वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह है जिससे एक विचार का निर्माण हो जाता है, एक सार्थक समूह बन जाता है शब्दों का और एक विचार का निर्माण हो जाता है, वो क्या होता है, वाक्य कहलाता है। देखिए हमारे सिलेबस में है वर्ण विचार है, फिर है शब्द विचार, दूसरा कौन सा है, शब्द विचार, और तीसरा कौन सा है, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो देखिए अब जो हमने भाषा की बात की, तो भाषा के शुद्ध रूप को लिखने के लिए, भाषा का एकदम शुद्ध रूप लिख सकें और भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकें, इसलिए एक शास्त्र है जिसका नाम है व्याकरण। उसको क्या कहते हैं, व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा का व्याकरण एक वह शास्त्र है, वह ग्रंथ है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप उच्चारण करने में और शुद्ध रूप लिखने का ज्ञान कराता है, वह क्या है, व्याकरण है। तो व्याकरण के देखिए अंगों की बात करें, व्याकरण के अंग बात करें तो हमारे होते हैं 3। हमारे सिलेबस में पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, और बाद में जो हमारा वाक्य भी है, इसके बाद आराम से बात करेंगे। लेकिन वर्ण विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं और वाक्य विचार किसे कहते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार दोस्तों जहाँ पे केवल वर्णों की बात हो, वर्णों के भेद क्या हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है, वर्णों के प्रकार किस प्रकार से हैं, उससे शब्द निर्माण किस प्रकार से करना है, वो सभी बातें हम वर्ण विचार के अंदर करेंगे। जिसे हम सबसे पहले वर्णों के विचार की बात करें तो वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वो सभी वर्णों के अंदर आ जाते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, वर्ण विचार के अंतर्गत आ जाएगा। शब्द विचार, शब्दों की उत्पत्ति, रचना कार्य आदि के लिए शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति आदि के बारे में, जैसे तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है, विदेशी है, उन सभी की बात है वो किस में आ जाएगी, आपके शब्द विचार के अंतर्गत आ जाएगी। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, वो सभी किस में आ जाएगी, वो शब्द विचार के अंतर्गत आ जाएगी। वाक्य में हम आप सभी को पता है वाक्य के भेद है, अंग है, वो किस प्रकार से आते हैं, तो वो सभी व्याकरण के अंग की बात पूछिए तो आपको कितने करने हैं, अंग कितने हैं व्याकरण के, 3 हैं। तो पहला हम लेंगे वर्ण विचार। पहला हम कौन सा लेंगे, वर्ण विचार, वो हम अगली कक्षा में आराम से पढ़ेंगे। वर्ण विचार हमारा पहला टॉपिक जो है सिलेबस का, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो ये बेस आपके तैयार होना जरूरी था, साथ साथ में आप वीडियो दोबारा देख के नोट कर लेना। पहला हम लेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमारे सिलेबस में जो है स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण और उसके प्रयत्न और उच्चारण स्थान के आधार पर उसके भेद, वो आराम से बात करेंगे। उसके बाद में हम लेंगे शब्द विचार में और उसके बाद वाक्य विचार। तो दोस्तों ये केवल एक बेस तैयार करने के लिए स्टार्टिंग जो था, किस प्रकार से हमें तैयार, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, किस प्रकार से भाषा निकली है, हिंदी भाषा निकली है, किस प्रकार से उसके चरण थे, एक सामान्य जानकारी थी। उसके बाद हम आराम से बात करेंगे दोस्तों वर्ण विचार की। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को, आपकी चाहे खुद आप सेकेंड की तैयारी करें, लेकिन आपकी जो भी रीड की तैयारी कर रहे हैं या उनके अलावा कक्षा 8, 10, 12 जो भी आपकी क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त भाई बहन किसी अन्य भर्ती की तैयारी करें जिसके हिंदी व्याकरण है, तो विशेष रूप से उनको जोड़ना है। जितने आप अभ्यर्थियों की संख्या होगी तो पढ़ाने में आप सभी को भी पता है कितना मजा आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।